बच्चों हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था दो ध्रुवीयता के अंत में कि सोवियत संघ का जो अंत था वो किस प्रकार से हुआ और दो ध्रुवीयता समाप्त हमें देखने को मिली 1990 के दशक में ही। और हमारे सामने पूरे विश्व भर में एक ही विकल्प बचा जिसका नाम हमने दिया एक ध्रुवीय विश्व, जो कि अमेरिका के नाम से जाना गया। पूरे विश्व भर में पश्चिमी विचारधारा का बोलबाला हमें देखने को मिला। लेकिन कहानी अभी बच्चों यहां खत्म नहीं होती है, क्योंकि आज हम जिस चैप्टर के बारे में कवर करने वाले हैं उसमें आप ये कह सकते हो कि अमेरिका के सामने कुछ ऐसे वैकल्पिक जो सेंटर पावर थी वो सामने आई, जो कि अमेरिका को ना केवल आर्थिक तौर पे बल्कि सैन्य और राजनीतिक तौर पर भी चैलेंज करने में सक्षम थी, जो कि हम इसी लेसन में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो मेन हमारा टॉपिक यूरोपीय संघ के बारे में होने वाला है, और इसके अलावा और भी नए केंद्र, चाहे वो आसियान हो या भारत जैसा देश हो, इजराइल हो, रशिया हो, ब्रिक्स जैसे देश हो, इन सभी के बारे में इस लेसन में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ आज की इस क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। माय नेम इज शारिक सैफी एंड वेलकम टू द चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। सो बिफोर वी स्टार्ट द लेसन, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको यह समझना चाहिए कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है ना, अब वो ज्यादा दूर नहीं है, और बोर्ड एग्जाम के टाइम में बच्चों को सबसे ज्यादा नीड होती है क्वेश्चन आंसर सीरीज की। यानी कि जिन बच्चों के पास ह्यूमैनिटीज जैसी स्ट्रीम होती है, थ्योरेटिकल पार्ट सारा होता है, तो वो ऐसे में चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर सीरीज उन्हें बेस्ट मिले। और ऐसी सिचुएशन में बच्चा किसकी हेल्प लेता है? PYQ क्वेश्चन पेपर की, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, नॉट ओनली पॉलिटिकल साइंस बल्कि जितने भी उनके पास सब्जेक्ट है। और ये लेनी भी चाहिए, हर एक बच्चे के लिए एक मैंडेटरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखें। उससे आपको ये आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो किस टाइप का और क्वेश्चन पेपर किस टाइप से डिजाइन किया जाता है बोर्ड एग्जाम का। बट क्वेश्चन फिर वही आ जाता है कि सर कहां से देखें, हर जगह सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं हो पाते, कहीं 2018 का मिलता है तो कहीं 2019 का, वटेवर ऐसी सारी चीजें। तो इसलिए हमें अगर लास्ट 5 ईयर के मिल जाए या उससे थोड़े ज्यादा टाइम के मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। तो देखिए बच्चों, ऐसी कंडीशन में मैं आपके लिए एक बेस्ट चीज आपको बताने वाला हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बच्चों ओसवाल गुरुकुल के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर, वो भी अनसॉल्व नहीं बल्कि सोल्व। इस के अंदर बच्चों आपको जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, फिजिकल एजुकेशन हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मतलब ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट आपको इसी लास्ट ईयर के टोटल 10 क्वेश्चन पेपर में दे दी गई है। और अगर आप ये देखोगे तो इसमें सभी सब्जेक्ट के 10 साल के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, और इससे बेस्ट आपके लिए क्या ही हो सकता है। अब आपको इधर उधर देखने भी की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये देखिए कितनी मोटी ये किताब है, जिसमें आपको 10 साल के सॉल्व क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। और इससे बढ़िया आप क्या ही ले सकते हो। आराम से अपनी तैयारी कीजिएगा, है ना। और ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जाइए वहां से परचेज कीजिएगा। कंटेंट अगर आपको देखना है तो जैसे यहाँ पे इंग्लिश है तो देखिए 2022 से लेकर 2013 तक के, मतलब टॉप टू बॉटम, मतलब पूरे ही के पूरे पेपर है। पॉलिटिकल के यहाँ पर है, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सभी पेपर आपको हर एक टाइप के, दिल्ली में कौन से थे, दिल्ली के बाहर वाले कौन से, टर्म 1 टर्म 2 वाले, हर एक टाइप के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। और मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगी इसकी कि ये ना आपको सॉल्व है, यानी कि क्वेश्चन पेपर के आंसर के साथ आपको मिलेंगे। तो जाइए, जरूर जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के परचेज कीजिएगा और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी नेक्स्ट लेवल की कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं अपने मेन टॉपिक्स के साथ, जो कि है यूरोपीय संघ। यानी कि आज की इस क्लास में सिर्फ हमारा सिंगल टॉपिक रहने वाला है यूरोपीय संघ के बारे में। सभी जानकारी जानेंगे, इसकी टाइमलाइन क्या थी, इसके अंदर कौन कौन सी संधियां रही थी, इसकी विशेषता क्या है, इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई थी, सारी चीजें बच्चों आपको यूरोपीय संघ के बारे में जानने को मिलेगी। अब एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ये पूरी वीडियो देखोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सारा का सारा अटेम्प्ट आराम से कर लोगे। तो शुरुआत करेंगे अपनी पृष्ठभूमि के साथ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि 1990 के दशक में यह हुआ था कि जो बायर पोलर था, यानी कि दो ध्रुवीयता जो थी, उसका अंत हो गया था, यानी सोवियत संघ पूरी तरीके से हार गया था। तो इससे यह हुआ कि रणनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व में सीमित रह गए। यानी कि आप कह सकते हो कि पूरे विश्व भर में एक ध्रुवीय विश्व कायम हुआ, और ऐसे प्रयास किए जा रहे थे कि हो सकता है कि दो ध्रुवीयता का अंत हुआ तो अब जो पूरा विश्व है वो बहुध्रुवीय बन जाएगा, यानी कि नई नई शक्तियां आएगी। लेकिन कुछ हद तक यह हुआ कि एक ध्रुवीयता विश्व का वर्चस्व हमें ज्यादा देखने को मिला।
क्योंकि आपका सीबीएसई ने चैप्टर नंबर 3 अमेरिकी वर्चस्व वाला लेसन डिलीट कर रखा है, तो उसने अपना पूरा डोमिनेंस किया था पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो सत्ता के नए केंद्र में, इससे ये पता चलेगा आपको कि अमेरिका ही नहीं रहेगा पूरे विश्व भर में एक ध्रुवीय बनके, बल्कि विश्व जो होगा वो नए केंद्र के तौर पे, न्यू सेंटर पावर के तौर पर सामने आएगा। अगर हम बात करें सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के तौर पे, तो जिसमें यूरोप में यूरोपीय संघ और दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर हमारा आसियान, जो कि हमारा इस वीडियो के बाद नेक्स्ट दूसरा पार्ट में हम आसियान के बारे में कवर अप करेंगे। इन दोनों के अंदर क्या खास बात थी बच्चों? यही खास बात थी कि देखिए संघर्ष और कमजोरियां जो थी इसके ऊपर इन्होंने समाधान यानी कि सॉल्यूशन निकालने की बात करी, और साथ ही शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था को विकसित करने के प्रयास किए। दोनों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोपीय संघ की। तो जब आप चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हो तो शुरुआत में आपको एक सवाल नजर आता है, जो कि यह है कि आखिरकार यूरोप के जो अनेक नेता थे वो यूरोप के सवालों को लेकर परेशान क्यों थे। सवाल यह भी आता कि यह सवाल किस टाइप के थे और वो परेशान क्यों थे। देखिए सवाल तो ये थे कि जो पुरानी दुश्मनी है उसे फिर से शुरू किया जाए, या फिर जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके अंदर एक पॉजिटिव स्टेप यानी कि सकारात्मक योगदान को किया जाना चाहिए। इस सवाल को लेकर काफी ज्यादा वो परेशान थे। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो शीत युद्ध का अखाड़ा था, जो एरिना था ना, पूरा विश्व भर में शीत युद्ध में जो यूरोप था वो सबसे ज्यादा हीलिंग था। मतलब कि आप कह सकते हो कि यूरोप को अखाड़ा बना दिया, यूरोप को विभाजन कर दिया था पूर्वी और पश्चिमी गठबंधन के आधार पे। पश्चिमी जो था वो वही बात होगी कि पूंजीवादी विचारधारा जो कि अमेरिका से संबंधित थी, और पूर्वी जो था उसे सोवियत संघ ने अपने पास रख लिया जो कि साम्यवादी समाजवादी विचारधारा से संबंधित था। तो देखिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि यूरोप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया था दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा। तो ऐसे सिचुएशन में यह बात की जा रही थी कि जो शीत युद्ध के दौरान यूरोप का हाल हुआ था, क्या यह बदला दोबारा से लेना चाहिए या फिर इन सारी पुरानी बातों को भूलकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक सकारात्मक योगदान देना चाहिए। वो कैसे? चाहे वो शांति स्थापित करके, सुरक्षा स्थापित करते, या फिर आर्थिक विकास करके। तो भैया आप ये कह सकते हो कि दूसरे विश्व युद्ध ने यूरोप की अनेक मान्यता व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया, जिसके आधार पर यूरोपीय देश आपसी संबंध बने, और उन्होंने जो रास्ता चूज किया था वो सेकंड वाला ही किया था। आज के समय यूरोपीय कंट्री जिसे हम हर बार वेस्टर्न कल्चर की देन कहते हैं, कहीं ना कहीं वो पूरे विश्व भर को आज भी प्रभावित कर रहा है। लेकिन एक बार हम रिवाइंड करें उस टाइमलाइन को, जब शुरुआत हुई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की, तब यूरोपीय संघ की क्या कंडीशन थी? क्योंकि यूरोपीय संघ कोई एक दिन में नहीं बना था। आप कह सकते हो जब से शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था ना, तब से ही आप कह सकते हो कि यूरोपीय संघ बनने की भी शुरुआत हो गई थी। बस ये मान लीजिएगा कि जब सोवियत संघ 1991 में बिखर गया, उसके अगले ही साल यूरोपीय संघ बन गया। बस इतनी सी कहानी है एक तरीके से। अब ये कहानी किस तरीके से चलेगी? देखिए अमेरिका की यूरोपीय देशों को सहायता, मैंने उस चैप्टर में बताया था दो ध्रुवीयता विश्व के अंदर, कि भैया अगर हम दोनों साइड ले ले, अगर ये है वेस्ट साइड और ये है ईस्ट साइड, तो यहाँ के जितने भी देश थे वो सब यूएसएसआर के अंडर में चले गए, और यहाँ के जितने भी देश थे वो यूएसए के अंडर में चले गए। तो अब हुआ क्या कि ये वाला जो साइड था ना यूरोप की, जिसे हमने पश्चिमी यूरोप का नाम भी दे रखा है, तो इन देशों को अमेरिका ने खास तौर पर सहायता करी थी। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से मदद मिली। जैसे अमेरिका ने क्या किया कि यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन करने के लिए महत्वपूर्ण सहायता दी, और इस सहायता का जो नाम था वो था मार्शल प्लान, या फिर आप मार्शल योजना के नाम से जान सकते हो। समटाइम एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि मार्शल योजना से आप क्या समझते हो? तो आप क्या समझते हो? आप सिंपली ये लिख देना कि यूरोप की आर्थिक स्थिति एवं पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका ने 1948 में मार्शल योजना शुरू करी थी, जो कि 4 साल तक यानी 1952 तक जारी रही थी। अब ये क्या था? तो मार्शल प्लान को आप कह सकते हो ईआरपी। ईआरपी मतलब होता है यूरोपीय रिकवरी प्रोग्राम, इंग्लिश में से ये कहते हैं। तो ये पश्चिमी यूरोप की सहायता के लिए 1948 में पारित किया गया एक प्रोग्राम था, जिसकी शुरुआत अमेरिका ने करी थी, और इसमें अमेरिका ने खास तौर पर पश्चिमी यूरोपीय देशों को कितने डॉलर की मदद करी थी? 12 बिलियन। बच्चों बिलियन की बात हो रही है, अगर हम 1 बिलियन भी लेना तो वो 1000 करोड़ होता है, ठीक है? तो यहाँ पे तो 12 बिलियन
डॉलर की आर्थिक मदद दी थी, है ना। देखिए कितना बड़ा प्लान था। और अमेरिका मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि भैया शीत युद्ध की शुरुआत है, वर्चस्व भी तो दिखाना है, और वर्चस्व दिखाने के लिए बैकबोन दिखानी पड़ती है। और बैकबोन कहां से आएगी? जब पश्चिमी देश अमेरिका के साथ मिलेंगे तो पावर ज्यादा शो होगी, तो विश्व में उसका दबदबा भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने इस तरीके से सोचा। तो एक तरीके से यूरोपीय संघ के अंदर ही जो पूर्वी देश थे यूरोप के, उसमें भी कहीं ना कहीं सोवियत संघ ने अपना इंटरफेयर किया, क्योंकि वो भी तो दिखाना चाह रहा था, है ना। तो मार्शल योजना के द्वारा 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की ही स्थापना की गई थी, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन या यूरोपीय रिकवरी प्रोग्राम एक ही नाम है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इसका रिजल्ट यही निकला कि जो यूरोप के देश थे वो व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की उनकी मदद होना शुरू हुई। तो ये कुछ था एक मोटे मोटे तौर पे यूरोपीय संघ के बारे में। अब ये सिलसिला आप कह सकते हो कि स्टार्ट हो चुका है। अब आगे तक ये सिलसिला चलता रहेगा लगभग 4 या 4.5 दशकों तक। अब देखिए कैसे कैसे। तो शुरुआत करेंगे एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, हम चलेंगे पेरिस संधि। अब ये पेरिस संधि क्या थी? आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है ये कब हुई थी? 1951 में हुई थी। 6 देशों के द्वारा हुई थी। 6 देश कौन से थे? लग्जमबर्ग, इटली, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी। अगर आप यूरोप का मैप देखोगे सारे के सारे एक दूसरे के पास ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इन 6 देशों द्वारा यूरोपीय कोल एंड स्टील कम्युनिटी, यानी कि कोयला और इस्पात उत्पादन, देखिए आज के समय भारत में भी देखिए टाटा स्टील का आपने नाम सुना होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा प्रोडक्शन है जिससे कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट जरूर होता है। तो कोयला और इस्पात उत्पादन को एक आम बाजार में रखकर उनकी संप्रभुता के हिस्से को खत्म करके एक संधि की प्लान की गया था, जिसे हमने पेरिस संधि का नाम दिया गया था, जिसके अंदर यूरोपीय कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना की गई थी। और इसके अगले साल यूरोपीय न्यायालय की स्थापना भी हुई थी, जो कि पेरिस संधि के तहत ही की गई थी। ये कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अच्छे से रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट से रिलेटेड ही बात हो रही है। इसके अलावा जितने भी यूरोप के देश है उनकी अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं ज्यादा विकास हो, तो एकीकरण उनको स्थापित करना था। तो इसलिए बच्चों इसी को ध्यान में रखते हुए साल 1957 में रोम संधि हुई थी। अब ये रोम कहां पर है? इटली में जगह है, ठीक है। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना रोम संधि के अनुसार हुई थी। किसके? यूरोपीय आर्थिक समुदाय, EEC के नाम से भी जानते हैं। समुदाय का जो शुरुआती उद्देश्य था वो यही था कि जो संस्थापक सदस्य है ना, उनके माध्यम एक शेयरेबल जो मार्केटिंग है, यानी कि जो एक साझा बाजार है और जो सीमा शुल्क लगता है, इसमें संघ शामिल करते आर्थिक एकीकरण को स्थापित कर दो। तो इससे कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों को फायदा होगा। और सोवियत संघ के विघटन के बाद साल 1992 में मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना कर दी गई थी। तो अब सवाल यहां पर आता है कि ये मॉस्ट्रिच का नाम अब कहां से आ गया और इसकी स्थापना यूरोपीय संघ की स्थापना से कैसे हम मैच करेंगे? कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। लेकिन सबसे पहले बच्चों आपको 1951 की पेरिस संधि और 1957 की रोम संधि के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी पता होना जरूरी है। फिर ये साल 1952 में जो माफ कीजिएगा साल 1992 में जो मॉस्ट्रिच संधि हुई थी, इसके द्वारा आप कह सकते हो कि सोवियत यूरोपीय संघ स्थापित हो गया था। अब ये था क्या? देखिए मॉस्ट्रिच संधि 7 फरवरी 1992 को यूरोपीय समुदाय के मध्य हुए समझौते को ही क्या कहा गया? मॉस्ट्रिच संधि। अब इसे मॉस्ट्रिच संधि इसलिए भी कहा गया, आप कह सकते हो कि हालांकि इसका नाम यूरोपीय संघी है, मॉस्ट्रिच संधि इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक सिटी है और ये सिटी कहां पर एग्जिस्ट करती है? हॉलैंड में। हालांकि हॉलैंड बेशक आपने नाम ना सुना हो, लेकिन नीदरलैंड का नाम तो सुना होगा ना। तो नीदरलैंड को ही बच्चों एक ऑल्टरनेटिव नाम से जाना जाता है, हॉलैंड। और हॉलैंड के अंदर ही बच्चों एक सिटी है जिसका नाम है मॉस्ट्रिच। क्योंकि ये संधि यहां पर हुई थी तो इसलिए इसका नाम इसी के नाम से जाना जाता है। तो आप यूरोपीय संघ को मॉस्ट्रिच संधि भी कह सकते हो। तो इसी नगर में यूरोपीय परिषद की मेजबानी में बैठक हुई और जिसमें समझौते का मसौदा तैयार हुआ और परिणाम स्वरूप यूरोपीय संघ जो था वो अस्तित्व में आ गया। बड़ा सिंपल सा है ना। इस समझौते के तहत सभी यूरोपीय नागरिकों को एक सबसे बेस्ट चीज थी वो था एक दूसरे के देशों में जाने का समान अधिकार प्राप्त हुआ था। ये सबसे बड़ी चीज थी। और ये जो समझौता था वो साल 1 नवंबर 1993 को इंप्लीमेंट यानी कि लागू भी कर दिया गया था। तो ये ओवरऑल था यूरोपीय संघ के बारे में एक फैक्ट बेस्ड जानकारी जो कि आपको पता होना काफी जरूरी है। और जब यूरोपीय संघ बन गया तो इसका काम क्या है, इसके बारे में हम क्या बताएंगे? चलो ये तो हमने जानकारी देख ली कि भैया ये संधि हुई, वो संधि हुई, इसके तहत इसकी स्थापना होगी। अब इसके बारे में हम बताए क्या? तो देखिए बच्चों बड़ा ही सिंपल सा है यूरोपीय संघ कि यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आर्थिक मामले तथा न्याय से जुड़े मुद्दे पर सहयोग,
और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार किया गया था। क्योंकि सवाल तो यही था ना कि अगर हम कोई संघ बना रहे हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होना चाहिए, तो ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व की गई थी। और एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ, क्योंकि साल 1945 के बाद ही इसकी शुरुआत होगी थी, जब मार्शल योजना के तहत एक तरीके से यूरोपीय देशों को सहायता पहुंचाई गई थी। तो तब से लेकर जब दो ध्रुवीय विश्व का अंत हुआ 1991 के बाद, साल 1992 में जब यूरोपीय संघ स्थापित हुआ, तो एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदल के ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। अब ये राजनीतिक रूप क्यों ले गया? क्योंकि इसकी शुरुआत तो एक कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, तो ये पॉलिटिकल के रूप में कैसे जाना जाने लगा, तो इसका कहीं ना कहीं रीजन अभी आपको पता चलेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहां पर भी दिए गए कि यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा। हालांकि वो चाहता था कि खुद का उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, यानी संविधान हो, लेकिन वो इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपना एक झंडा, अपना एक सॉन्ग यानी गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा का नाम है यूरो, ये स्टैब्लिश करने में बेशक उसे कामयाबी मिली, लेकिन कहीं ना कहीं वो संविधान बनाने में सफल नहीं हो सका। और इसके अलावा यूरोपीय संघ ने अन्य देशों के साथ एक साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति बनाई और नए देशों को यूरोपीय संघ में शामिल करके अपने दायरे को बढ़ाया। क्योंकि जब कोई संघ बड़ा होता है तो वो जरूर कहीं ना कहीं दूसरे देशों को अपने संघ में शामिल करने का न्योता देता है, ताकि उनका जो संघ है वो और ज्यादा मजबूत हो सके। और ऐसी सिचुएशन में जो सोवियत संघ खेमे से जो देश थे, नए नए देश जिनको आजादी पहली बार मिल रही थी, तो भैया उनको भी यूरोपीय संघ में शामिल करने की होड़ शुरू हुई। मुख्यतः नए देश जो कि सोवियत संघ के थे। हालांकि यह जो प्रोसेस था इनके लिए इतना इजी नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खुद पहले से ही यूरोपीय संघ के सदस्य थे वो इस बात को राजी नहीं थे कि यार एक समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा वाले जो देश है वो यूरोपीय संघ में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस है अनबैलेंस ना हो जाए। कुछ अनेक देश इस बात को लेकर, वही बात है कि उत्साहित नहीं थे। साथ ही उनको ऐसा भी फील हो रहा था कि जो पावर उनके देश के पास है या देश की सरकार के पास है वो उनके पास नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो यूरोपीय संघ को दे दी जाएगी। तो भैया संघ के हिस्से हो तो मेन पावर जो होगी वो यूरोपीय संघ के पास होगी, है ना, बस उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो ये सारा अप एंड डाउन हमें यूरोपीय संघ में देखने को ही मिले, बट फाइनली जैसे तैसे करके इसकी स्थापना हुई और ये अच्छे तरीके से भी काम करने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक अभी विवाद भी खड़ा हुआ था, ये हाल फिलहाल का ही है। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति थी। वर्तमान में यूरोपीय संघ में टोटल 27 सदस्य हैं। आपको कहीं ना कहीं 28 लग सकता है, लेकिन बच्चों जो ब्रिटेन है ना, जो ब्रिटेन है वो अब अलग हो गया। 28 होते लेकिन अब 27 ही माने जाएंगे। ब्रिटेन अलग हो गया है, जिसे एक ब्रेग्जिट के नाम से जाना था। ब्रेग्जिट का मतलब ये होता है ब्रिटेन का एग्जिट हो जाना, यानी कि बाहर हो जाना। और ये जनमत करवाया गया था और समस्या वही थी रेफ्यूजीज को लेके कि देशों में उनको जगह दी जाए ना दी जाए, तो इस बात को लेकर ब्रिटेन एग्री नहीं था वगैरह वगैरह। तो ऐसी सिचुएशन में यूरोपीय संघ से वो अलग ही हो गया, जो कि अपने आप में एक न्यू टॉपिक है। हालांकि आपके उसमें नहीं दिया गया है तो इसलिए आपको जनरली आप पढ़ सकते हो, लेकिन ब्रेग्जिट एक कॉमन सा टॉपिक है। ठीक है, चलिए, तो ये तो था बच्चों सारा का सारा यूरोपीय संघ के बारे में। अब आगे जो भी आप पढ़ोगे वो सारी चीजें यूरोपीय संघ के, चाहे वो कारण हो, उद्देश्य हो, स्थापना की विशेषताएं हो वगैरह वगैरह, सारी चीजें कॉमन तरीके से ही आपके सामने पेश की जाएगी। तो जैसे सबसे पहले बात आएगी कि क्षेत्रीय संगठन बनाने क्यों जरूरी होती है। चाहे हम आसियान की बात करें, चाहे हम यूरोपीय संघ की बात करें, चाहे हम ब्रिक्स की बात करें, सभी के अंदर एक कॉमन चीजें हमें देखने को मिलती है। वो क्या होती है? देखिए, अपने क्षेत्र में ऐतिहासिक दुश्मनी और जो कमजोरियां हैं उनका क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढ लेना, इसलिए क्षेत्रीय संगठन बनाने की जरूरत होती है। साथ ही अपने क्षेत्र में शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था का विकास करना, इस वजह से भी क्षेत्रीय संगठन बनाने जरूरी होते हैं। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट काम कि देश की अर्थव्यवस्था का एक समूह बनाना, ताकि वो समूह क्या पा सके, ग्रोथ पा सके। और ग्रोथ पाएगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो देश वृद्धि के तौर पे जाएगा, मतलब समृद्ध होगा, पावरफुल बनेगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, ये क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं और ये काफी जरूरी भी माने जाते हैं। इससे आपसी जो भाईचारा है, बंधुत्व है, वो काफी अच्छा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा जैसे मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बताया था कि एक आर्थिक समुदाय के रूप में जब शुरुआत में यूरोपीय संघ बना, तो धीरे धीरे ये एक राजनीतिक संगठन किस प्रकार बन गया। देखिए, जब कोई भी संगठन राजनीतिक बनता है ना, तो उसके बाद कहीं ना कहीं पीछे की उसकी पावर होती है जो कि कहीं ना कहीं उसे बड़ा बनाती है। तो यूरोपीय संघ के भी पीछे कुछ ऐसी पावर्स थी जो कि उसे आर्थिक समुदाय से कन्वर्ट करके एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राजनीतिक संगठन बनाने के लिए विवश कर दिया।
जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, चाहे वो आप यूरोपीय संघ के झंडे की बात करो या उसके गान या फिर उसके स्थापना दिवस या फिर उसकी पावरफुल मुद्रा के बारे में, ये सारी चीजें थी। ऊपर से यूरोपीय संघ की साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। 2016 में डेटा के अनुसार ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। देख रहे हो 2016 के अभी हाल फिलहाल की बात है, और इसका जो जीडीपी था वो 17,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा का था। देख लो जीडीपी मतलब 17,000 फिर अरब फिर डॉलर उससे भी ज्यादा। और विश्व व्यापार में आप कह सकते हो कि इसका 3 गुना से भी ज्यादा पार्टिसिपेट था। और साथ ही यूरोपीय संघ के 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। आप जानते हो स्थायी सदस्य टोटल 5 है, जिसमें से यूएसए हो गया, है ना, यूएसए हो गया, चाइना हो गया और रशिया हो गया, और ये तो हो गया 3। इसके अलावा 2 सदस्य फ्रांस और ब्रिटेन, जो कि खुद यूरोपीय संघ के हिस्सा रहे थे, लेकिन अब अपवाद के तौर पर आप कह सकते हो कि जो ब्रिटेन है अब वो यूरोपीय संघ से बाहर है, लेकिन वो स्थायी सदस्य है, तो हम अपवाद के तौर पे ब्रिटेन को ले सकते हैं। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सेना भी हमें देखने को मिलती है, और इसका रक्षा बजट अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है, यानी कि सबसे पावरफुल है। तो क्यों ना ये संगठन आर्थिक समुदाय से कन्वर्ट होकर एक राजनीतिक संगठन बनेगा। और साथ ही बच्चों, अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में भी दखल देने में काफी सक्षम है। अब ये अधिराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? एक बात आती है अंतरराष्ट्रीय, जो कि पूरा वर्ल्ड हो जाता है। अधिराष्ट्रीय का मतलब होता है कि जो यूरोपीय संघ के खुद के अपने देश हैं, तो टोटल 27 देश है, 27 देशों के अंदर ये आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में भी सक्षम है। तो ये सारी चीजें बच्चों यूरोपीय संघ को एक आर्थिक समुदाय से एक राजनीतिक संगठन बनाने के लिए विवश करती है। और साथ ही बच्चों, अगर हम देखें सदस्य देशों के बीच में जो विदेश और रक्षा नीति है, इसके क्षेत्र में भी इनमें काफी विवाद होता रहता है, मतलब मतभेद बने रहते हैं। सारी चीजें पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी इसके साथ जुड़ी है, लेकिन जैसे तैसे करके ये सेटल कर लेता है। अगर बात करें उन मतभेदों की, तो देखिए सदस्य देशों की विदेश नीति के द्वारा कई बार आपसी देशों में विरोधाभास भी हमें देखने को मिलता है, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, हर एक देश में ऐसा होता है। जैसे हम भारत के सार्क की बात करें, है ना, तो अभी आपको आएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जो नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताने वाला हूं, तो वो भी इतना पावरफुल नहीं बना था, वो भी कहीं ना कहीं डाउन चले गया था। तो ये सारे मसले मतभेद जो होते हैं वो हमेशा बने रहते हैं। उदाहरण के तौर पे जब इराक के हमले में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर अमेरिका के साथ थे, लेकिन जब जर्मनी और फ्रांस इसके खिलाफ थे, जबकि ये जो सदस्य खुद ही यूरोपीय संघ की है ना। उसके अलावा यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लेकर भी समस्या बनी रहती है। जैसे ब्रिटेन यूरोपीय बाजार से इससे अलग रहता है, वो अपनी मुद्रा चलाता है। डेनमार्क और स्वीडन ने भी मॉस्ट्रिक संधियों और साथ ही साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने से इनकार किया है, और यूरोपीय संघ की क्षमता इसमें सीमित हो जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके इनका हल निकाल लेती है। अगर ऐसा होता तो आज तक वो खत्म हो जाता यूरोपीय संघ, लेकिन आप देखोगे वो तो आज भी एग्जिस्ट करता है और काफी ज्यादा पूरे विश्व को प्रभावित भी करता है, और सबसे बड़े संगठनों में से एक संगठन भी माना जाता है ना। मतभेद सभी के साथ आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन समाधान करना भी इनके लिए जरूरी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूरोपीय संघ की विशेषताओं की, तो ये एक प्रभावशाली संगठन के तौर पे इसके पास सैनिक शक्ति है, रक्षा बजट है, परमाणु हथियार है और तकनीकी विज्ञान है। किसी भी चीज की कमी नहीं है। जैसे सैनिक शक्ति के हिसाब से दूसरी बड़ी सेना इसके पास मौजूद है, क्योंकि पहली तो अमेरिका है, और रक्षा बजट में अमेरिका के बाद देखने को मिलता है। और साथ ही देशों के पास अच्छी खासी मात्रा में जो न्यूक्लियर वेपन्स है, जो परमाणु हथियार है, वो भी उपलब्ध है। क्योंकि कोई भी देश चाहे कितना भी गरीब हो, अगर उसके पास परमाणु हथियार उपलब्ध है ना, तो वो दूसरे देश को प्रभावित कर सकता है। इजराइल पूरे मिडल ईस्ट में कितना छोटा सा देश है, और ऊपर से पूरा वो जैसे आप कह सकते हो कि इजराइल एक ऐसी जगह पे एग्जिस्ट करता है जहां पर आसपास के जो देश है ना, वो एक ही धर्म से संबंधित है, यानी मुस्लिम धर्म से संबंधित, लेकिन फिर भी वहां का जो धर्म है, यहूदी धर्म है, ज्यूइश जिसे हम कहते हैं, वो फिर भी प्रभावित करता है, क्योंकि उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स काफी अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, जो कि इस लेसन में भी हम पढ़ने वाले हैं, है ना, इजराइल के बारे में। उसी तरह पाकिस्तान, हालांकि उसके पास कुछ है नहीं, लेकिन वेपन्स के तौर पर उसके पास अच्छी खासी मात्रा में है, इसलिए वो भी विश्व भर को प्रभावित करता है। और ऊपर से बाहरी जो शक्तियां हैं, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, यहाँ तक कि रशिया हो, इनको भी सपोर्ट करती है ना। इसके अलावा तकनीकी विज्ञान में भी इनके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है, जो कि आप कह सकते हो कि यूरोपीय संघ का विश्व में दूसरा स्थान टेक्नोलॉजी में भी देखने को मिलता है। तो आप इन सभी विशेषताओं के आधार पर कह सकते हो कि ये एक प्रभावशाली संगठन जरूर माना जाता है।
इसके अलावा जैसे हमने शुरुआत में बात करी थी इसके झंडे को लेकर, तो ये रहा इसका झंडा। अगर आप इन स्टार को काउंट करोगे तो टोटल 12 देखने को मिलेंगे। तो इसका अपना एक झंडा है जो कि सोने के रंग के सितारों का एक घेरा है, यानी राउंड सर्कल में बना है। और ये सोने के रंग यूरोप के लोगों की एकता यानी कि उनकी यूनिटी और उनके मेल मिलाप का एक सिंबल है, एक प्रतीक है। 12 सितारे उनकी पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माने जाती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है या पिक्चर में पूछ लिया जाता है कि पहचान कीजिए कि ये किस देश का झंडा है या फिर किस संघ का झंडा है। कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन आप इससे अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसके अलावा यूरोपीय संघ की अगर आप स्थापना के कारण देखोगे कि क्यों आखिरकार यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी, क्योंकि और भी तो इतने सारे संघ थे, फिर ये यूरोपीय संघ क्यों बना दिया गया। तो देखिए बच्चों, 1991 में सोवियत संघ और उसके गुट के विघटन से यूरोपीय संघ की स्थापना की प्रक्रिया और तेज होगी, क्योंकि विश्व भर में एक ध्रुवीयता ही कायम रहता अमेरिका, लेकिन अमेरिका पूरी तरीके से पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेंस ना कर जाए। तो कहीं ना कहीं एक कारण यह भी निकल के आया था कि भैया यूरोपीय संघ की स्थापना तो करना जरूरी है। तो यूरोपीय देशों की समान विदेश और सुरक्षा नीति आंतरिक मामले और साथ ही न्याय से जुड़े मुद्दों में सहयोग करे, ताकि एकजुटता बनी रहे। और एक समान मुद्रा की इच्छा ने यूरोपीय संघ की स्थापना को स्टैब्लिश करने में एक तरीके से मुख्य भूमिका भी निभाई। तो इन कारणों के आधार पर आप कह सकते हो कि यूरोपीय संघ की स्थापना हमें देखने को मिली। अगर इसके बाद अगर बात की जाए इस लेसन की सबसे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन के बारे में जो कि यूरोपीय संघ से जुड़ी हुई है, वो है बच्चों, ये आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और एमसीक्यू में काफी हेल्प कर सकती है। जो बच्चे आगे चल के सीयूटी के एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए सारी चीजें जानना वैसे भी जरूरी है। एक टाइमलाइन के तौर पे इनके महत्वपूर्ण दौर की बात करें, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि यूरोपीय संघ कोई 1-2 साल में नहीं बना था, बल्कि 4 से 4.5 दशक उससे लगे थे। 1945 के बाद यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो मुख्यतः तौर पे साल 1991 का समय, जब पश्चिमी यूरोप के जो 6 देश थे जिन्होंने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें उन्होंने यूरोपीय कोयला और इस्पात की स्थापना करी थी, जिसमें वो 6 देश कौन से थे? लग्जमबर्ग, इटली, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी। इसके बाद समय आया था साल 1957 का, जब रोम संधि हुई थी, जिसके माध्यम से EEP यानी कि यूरोपीय आर्थिक कम्युनिटी यानी कि समुदाय की स्थापना की गई थी। और इसके अलावा साल 1973 में इसको और मजबूत करने के लिए डेनमार्क, आयरलैंड और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिटेन यूरोपीय संघ के सदस्य बने। और अब यह सिलसिला तो शुरू ही हुआ था। फिर कुछ साल बाद यूरोपीय संघ के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव साल 1989 में देखने को मिला और 79 में देखने को मिला, 79 में। और जनवरी 1981 में यूनान, जैसे हम ग्रीस कहते हैं, उसने भी आप कह सकते हैं यूरोपीय संघ की सदस्य ले ली। और उसके बाद 1985 में शगेन संधि का मतलब क्या होता है कि जो यूरोपीय संघ के सदस्य है वो बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे देश में यात्राएं कर सकते हैं, बिना पासपोर्ट के, है ना। शगेन संधि द्वारा यूरोपीय देशों के बीच में सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया गया कि भैया पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी ट्रेवल कर सकते हो, क्योंकि एक ही संघ के जो सदस्य हैं। अगले ही साल 1946 में स्पेन, पुर्तगाल, अगर इनकी टीम की बात की जाए, खासकर फुटबॉल में काफी पॉपुलर कंट्री मानी जाती है, और हमारे रोनाल्डो भाई साहब भी तो पोर्चुगीज से ही है, मतलब पुर्तगाल के हैं। तो स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय संघ की इन्होंने सदस्य ली। और साल 1992 सबसे इंपॉर्टेंट समय, जब यूरोपीय संघ के गठन के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका नाम था मॉस्ट्रिक्ट संधि। मॉस्ट्रिक्ट से आपको पता है एक सिटी का नाम है जो कि हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड में ही एग्जिस्ट करती है। और अगले ही साल 1993 में एक बाजार का गठन किया गया था। हालांकि इसका कहीं ना कहीं विरोध किया गया था ब्रिटेन द्वारा, लेकिन फिर भी इसकी स्थापना की गई थी। और 2002 में नई मुद्रा यूरो को 12 देशों ने एक साथ अपनाया। और साल 2004 में सोवियत संघ के खेमे के 10 देश, जिनकी विचारधारा इनसे अलग थी, लेकिन फिर भी इन्होंने सोवियत संघ की सदस्यता ली थी, वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, चाहे वो साइप्रस हो या फिर वो चेक हो, एस्टोनिया, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। इन सभी देशों ने साल 2004 में यूरोपीय संघ की सदस्यता ली। और 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल हुए। और साल 2009 में लिस्बन संधि लागू हुई, यानी कि यूरोपीय संघ के अंदर कुछ जो स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर चेंज किया जाना है, जिसे हम सुधार संधि के नाम से भी जानते हैं। लिस्बन संधि एक प्रकार से यूरोपीय संघ के स्ट्रक्चर में बदलाव लाने को की गई थी। 2012 में यूरोपीय संघ को शांति पुरस्कार, पीसफुल जो अवार्ड होता है, वो भी दिया गया था। और 2013 में इसका अंतिम सदस्य जो था क्रोएशिया, जो कि युगोस्लाविया से अलग होकर बना था, इसका 28वां सदस्य बना। मैंने आपको बताया 27 सदस्य थे, लेकिन 28 सदस्य थे, लेकिन 2016 में ब्रिटेन में एक जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 51.9 मतदाताओं ने यह फैसला लिया कि जो ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ से बाहर हो जाए, जिसका नाम था ब्रेक्जिट। और यह प्रक्रिया
सफल भी हुई और ब्रिटेन अलग हुआ, तो 28 में से टोटल बचे 27 सदस्य। तो ये था बच्चों सारा का सारा यूरोपीय संघ के बारे में। हालांकि थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो गया, लेकिन वही है ना कि टू द पॉइंट बातें की गई, कि कोई फालतू चीज इसके अंदर है नहीं, कि किस तरीके से यूरोपीय संघ की शुरुआत हुई, क्या कारण थे, क्या उद्देश्य थे, क्या विशेषताएं थी, और ये सभी जो इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस थी वो कैसे कैसे आगे चली। यही था बच्चों हमारा यूरोपीय संघ। होप्स हो कि बच्चों आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आ चुकी है तो लाइक कर दीजिएगा, यहां तक देख लिया तो कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और साथ ही क्विक प्रेप क्लासेस की ऐप, टेलीग्राम ग्रुप, और साथ ही ऐप में जाके जो आपको हैंड रिटन के अलावा जो टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर सीरीज होती है, चैप्टर हो, क्वेश्चन आंसर हो, कार्टून, मैप, एमसीक्यू और सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी के सभी अवेलेबल मिल जाएंगे। आप जाइए वहां पे विजिट कीजिएगा, ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो मिलेंगे हम अपने सेकंड पार्ट में, जिसमें बच्चों मैं आपको बात करूंगा आसियान के बारे में, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि सिंगापुर, थाईलैंड, ऐसी कंट्रीज के बारे में कि ये क्या है, किस प्रकार के इसकी स्थापना हुई। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।